आज के इस क्लास में हम लोग हिंदी व्याकरण में शब्द के भेद को देखेंगे, उत्पत्ति के आधार पर और रचना के आधार पर। और हम यह आपको यकीन दिलाते हैं कि इस क्लास के बाद इस टॉपिक से आपके सारे कन्फ्यूजन दूर हो जाएंगे। पहला सवाल है, सवाल और उसके साथ में पूरा डिस्क्रिप्शन हम करते चलेंगे। आप अंत तक बने रहिएगा और आप जो है अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सवाल है कि संस्कृत के ऐसे शब्द जिसे हम ज्यों का त्यों प्रयोग में लाते हैं कहलाता है। यानी संस्कृत के ऐसे शब्द जिनको हम बिना किसी तब्दीली के, बिना किसी बदलाव के सेम शब्द को हिंदी में प्रयोग करना शुरू करते हैं तो वैसे शब्द क्या कहलाता है। तो वैसे शब्द को हम सभी जानते हैं कि तत्सम कहा जाता है। दोस्तों, जो उत्पत्ति है यानी भाषा में, हिंदी भाषा में शब्द कहाँ से उत्पन्न हुए हैं तो उस उत्पत्ति के आधार पर जो शब्दों को है 4 वर्गों में बांटा गया है। उत्पत्ति के आधार पर शब्द जो उत्पन्न हुए हैं तो उस आधार पर 4 ग्रुप में बांटा गया है। पहला ग्रुप है तत्सम के संस्कृत भाषा, जो कि संस्कृत जो है हिंदी से प्राचीन भाषा है। तो संस्कृत के जो शब्द ज्यों का त्यों हिंदी में इस्तेमाल होना शुरू हुआ वैसे सारे शब्दों को तत्सम कहा गया। और संस्कृत के ही शब्द हैं लेकिन उनको जो है थोड़ा सा रूप बदल करके उसका इस्तेमाल हिंदी में शुरू हुआ तो वो तद्भव कहलाया। देश में जो आम बोलचाल की भाषा में जो शब्द प्रयोग होते थे और उसको भाषा में लिखा जाने लगा तो वो जो ग्रुप कहलाया वो देशज कहलाया। और एक विदेशज है जो अन्य भाषाओं से, जैसे अंग्रेजी से, तुर्की से, फारसी से, ये सारे भाषाओं से जो शब्द लिए गए वो शब्द जो है विदेशज शब्द कहलाए। तो ये 4 ग्रुप में उत्पत्ति के आधार पर शब्दों को बांटा गया है। हम एक एक को डिस्क्रिप्शन के साथ देखते हैं। इस क्लास में हमारे पास आया कि हिंदी भाषा में शब्दों की उत्पत्ति के आधार पर उन्हें 4 मुख्य श्रेणियों में विभाजित किया गया है। जी हाँ, देखिए कौन कौन सी श्रेणी है, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। तो तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज में 4 भाषाओं में बांटा गया है। तत्सम शब्द किसको कहते हैं तो तत्सम शब्द में तत् का अर्थ होता है उसके और सम का अर्थ है समान। तत्सम, तत्सम जो बना है वह तत् और सम मिलाकर के बना है। तो तत् का अर्थ है उसके और सम का अर्थ है समान। उसके समान यानी जिसका अर्थ उसके समान हो, इसका तात्पर्य ये हो गया कि संस्कृत का सेम शब्द जो है वो तत्सम हो गया। परिभाषा की अगर हम लोग देखेंगे तत्सम की तो परिभाषा ये है कि ये वो शब्द हैं जो संस्कृत भाषा से बिना किसी परिवर्तन के, यानी बिना उसमें किसी प्रकार का तब्दीली लाए हुए हम लोग सीधा हिंदी में आ गए हैं। वो सारे शब्द आज भी उसी रूप में प्रयोग किए जाते हैं तो उसको कहते हैं क्या चीज़, उसको कहते हैं तत्सम शब्द। तो ये तत्सम शब्द का जैसे अगर हम लोग उदाहरण के रूप में देखते हैं, स्क्रीन पर हमारे पास जो आया है, जैसे अग्नि है तो हम लोग आज के डेट में अग्नि यानी आग के लिए अग्नि को ही इस्तेमाल कर रहे हैं तो वह तत्सम शब्द है। वायु का इस्तेमाल करें, तत्सम शब्द है। सूर्य है, पृथ्वी है, दुग्ध है, कर्ण है, ये सारे तत्सम के शब्द हैं क्योंकि ये सारे शब्द इन शब्दों के लिए संस्कृत में प्रयोग होते हैं। आग अगर हम लोग बात करेंगे तो आग जो है वो अग्नि की जगह पर आग का इस्तेमाल आजकल हिंदी भाषा में लिखने में, बोलने में, पढ़ने में हो रहा है। तो आग तद्भव हो जाएगा और अग्नि तत्सम है क्योंकि अग्नि संस्कृत में भी इस्तेमाल होता है। वायु, हवा अगर उसी का इस्तेमाल करें तो वायु के लिए हवा जो इस्तेमाल हो रहा है वो तद्भव है और वायु जो है वो तत्सम है। सूर्य, सूरज, पृथ्वी, जमीन। तो इस प्रकार से जो है ये तत्सम और तद्भव शब्द है कि तत्सम सेम का मतलब सेम टू सेम संस्कृत का इस्तेमाल हो रहा है। हम लोग तद्भव को देखते हैं। तद्भव में तत् प्लस भाव, तद मतलब उससे और भाव मतलब उत्पन्न, उससे उत्पन्न शब्द है यानी संस्कृत से ही उत्पन्न शब्द है यहाँ पर तात्पर्य। तो संस्कृत से उत्पन्न शब्द जो है जिसका इस्तेमाल हिंदी भाषा में हो रहा है वो तद्भव शब्द कहलाते हैं। यहाँ पर परिभाषा अगर हम लोग देखें तो ये वो शब्द है जो संस्कृत शब्दों से विकसित होकर हिंदी में आए और समय के साथ इनके रूप में बदलाव आ गया। यानी संस्कृत से विकसित होकर के आए और इसके रूप में बदलाव आ गया। जैसे अगर देखिए हम पीछे आपको बताए हैं कि अग्नि, तो उसके लिए आज के डेट में तद्भव क्या इस्तेमाल हो रहा है, आग। तो हम यकीन दिलाते कि कन्फ्यूजन अब नहीं रहेगा क्योंकि इससे छोटे छोटे चीज़ हैं और इससे इस प्रकार के कन्फ्यूजन बनते हैं जो कन्फ्यूजन आपको परीक्षा में मार्क्स दिलाने से पीछे रख देता है। हल्का होते हुए भी हमें लगता है कि हम सही कर रहे हैं लेकिन हम गलत करके आ जाते हैं। वायु, उसके लिए तद्भव इस्तेमाल हो रहा है हवा, सूर्य के लिए सूरज, पृथ्वी के लिए धरती, दुग्ध के लिए दूध,
कर्ण के लिए कान, रात्रि के लिए रात। तो ये सारे जो ब्रैकेट के अंदर दिए हैं वो सारे तत्सम शब्द है, लेकिन उसी शब्दों के रूप में अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। अगर हम अग्नि बोल रहे हैं फिर भी हमको आग समझ में आ रहा है, और आग बोल रहे हैं फिर भी अग्नि समझ में आ रहा है। तो अर्थ में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन यहाँ नहीं है। परिवर्तन है तो किसमें है, तो उसके लिखावट में, उसके जो उच्चारण है उसमें, लेकिन उसके अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं है। तो यहाँ पर जो उसका रूप बदल गया है, तो ये रूप, बदला हुआ रूप जो है, जो सेम अर्थ दे रहा है लेकिन बदला हुआ रूप है, ये शब्द सारे तद्भव शब्द है जो कि संस्कृत से ही लिए गए हैं, लेकिन रूप बदल करके उसका इस्तेमाल हिंदी भाषा में किया जा रहा है। आगे देखते हैं जो देशज है, तो देशज ऐसा शब्द है जो देश में उत्पन्न हुआ है, और देश में आम बोलचाल की भाषा से उसका इस्तेमाल अब जो हिंदी के लेखक हैं, साहित्य के लेखक हैं, वो अपने उपन्यास में, हिंदी के लेख में, निबंध में उसको शामिल करना शुरू कर दिए। तो ये सारे शब्द जो है देशज शब्द है जो देश में उत्पन्न है, और इसका जो है कहीं से आपको इसका कोई साक्ष्य नहीं मिलेगा कि ये संस्कृत से आए हैं कि विदेशी भाषा से आए हैं। तो ये शब्द जिनकी उत्पत्ति का कोई ज्ञात स्रोत नहीं है, ये विभिन्न भारतीय भाषाओं बोली, चूँकि भारत एक इस प्रकार का राज्य है, राष्ट्र है कि यहाँ पर भाषाओं की विविधता इतनी है कि हर 50 किलोमीटर पर आपको लोगों की बोली में परिवर्तन दिखेगा। 22 भाषाओं का जिक्र तो भारतीय संविधान में किया गया है, जबकि 1600 से अधिक बोलियां हैं यहाँ। तो यहाँ पर भाषाओं की इतनी विविधता है कि आप इसका जो है अंदाज़ा नहीं लगा सकते। तो अलग अलग बोलियों के जो ठेठ भाषा के शब्द है उसका भी इस्तेमाल जो हिंदी में होना शुरू हो गया। तो ये सारे शब्द देशज शब्द कहलाए, जैसे लोटा यानी जो छोटा सा बर्तन है, या जो सर पर बांधने का पगड़ी है, या जो हम लोग खाने के लिए खिचड़ी इस्तेमाल करते हैं, ठेठ, जूता, डिबिया, ये सारे शब्द जो है जिसका इस्तेमाल हिंदी भाषा में हो रहा है। लेकिन ये सारे शब्द जो है या इसकी उत्पत्ति का कोई पता नहीं है, ये आम बोलचाल की भाषा में जो है इस्तेमाल होना शुरू हुआ है। ये सब देशज शब्द कहलाते हैं। अगले सवाल की ओर अगला बढ़ते हैं। अगला विदेशज है। विदेशज से अर्थ ये है कि जिसका इस्तेमाल जो है अन्य भाषाओं से किया गया है, अन्य भाषाओं के शब्द हैं लेकिन उसका इस्तेमाल आज के डेट में हिंदी में हो रहा है। विदेशी शब्द का अर्थ ये है कि जो विदेश में उत्पन्न शब्द है, यानी विदेशी भाषाओं से उत्पन्न शब्द है, चाहे वो अरबी के हों, फारसी के हों, तुर्की के हों, और जो है ये पुर्तगाली के हों, तो ये सारे शब्द जो है विदेशी भाषा के शब्द है। जैसे अगर हम लोग हिंदी में लिखते हैं कॉलेज, डॉक्टर, बस, पेन, ट्रेन, बैंक, ये सारे शब्द जो है जो इस्तेमाल होते हैं हिंदी में लिखने में, पढ़ने में, बोलने में। आम लोग भी जो है आज के डेट में कॉलेज बोलते हैं, डॉक्टर बोलते हैं, जबकि जो कॉलेज है, डॉक्टर है, ये सारे अंग्रेजी भाषा के शब्द है। लेकिन कॉलेज को जो है, डॉक्टर को, इस सब को जो है इंग्लिश के स्पेलिंग के साथ DOCTOR न लिख करके हम लोग क्या बोलते हैं, डॉक्टर लिख दे हैं हिंदी में। तो चूँकि यह हिंदी में लिखा जा रहा है, हिंदी में पढ़ा जा रहा है और हिंदी में ही बोला जा रहा है और लोग उसके अर्थ को भी समझ रहे हैं, तो यहाँ पर ये सारे शब्द जो है ये विदेशज शब्द हैं जो हिंदी भाषा में अंग्रेजी भाषा से लिए गए हैं। अंग्रेजी जो है वो इंग्लैंड की भाषा है। उसी प्रकार अरबी, जो अरब रियासत है, सऊदी है, कुवैत है, जो UAE, इन सारे देशों की जो भाषाएं हैं वहाँ से जो शब्द अरबी से लिए गए, जैसे कानून है, अमीर है, औरत है, किताब है, फ़कीर है, तो ये सारे शब्द का इस्तेमाल जो है हिंदी में आजकल हो रहा है। तो ये सारे शब्द जो है ये विदेशज शब्द है। उसी प्रकार फारसी से आराम, सरकार, गुलाम, ज़िंदगी, ज़मीन, ये सारे शब्द लिए गए और इसका इस्तेमाल हिंदी में पढ़ने, लिखने और बोलने में किया जा रहा है। ये फारसी के शब्द है। जिस प्रकार पुर्तगाली शब्द है अलमारी, गमला, चाबी, तो ये सारे शब्द को पुर्तगाली भाषा से लेकर के सेम टू सेम हिंदी में इस्तेमाल हो रहा है। तो ये सारे शब्द जितने भी आपको अंग्रेजी, अरबी, फारसी, पुर्तगाली के शब्द यहाँ दिए हैं, ये सारे शब्द का हिंदी में खूब इस्तेमाल हो रहा है और ये सारे शब्द हिंदी के विदेशज शब्द हैं। अगले बढ़ते हैं हम लोग, जो है दूसरा नंबर प्रश्न आया है हमारे स्क्रीन पर। सवाल नंबर दूसरा कहता है कि परीक्षा शब्द निम्न वर्गों में से किस वर्ग के अंतर्गत आता है। दोस्तों परीक्षा शब्द यहाँ पर है। परीक्षा शब्द जो है इसके लिए आज के डेट में एग्ज़ाम अगर रहे तो एग्ज़ाम, EXAM, ये अंग्रेजी के शब्द हैं, एग्ज़ाम। उसी तरह इम्तहान अगर रहे जो कि उर्दू भाषा के शब्द हैं, तो यहाँ पर परीक्षा है जो संस्कृत का शब्द सेम टू सेम हिंदी भाषा में इस्तेमाल हो रहा है, अर्थात ये तत्सम होगा। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। सवाल अगला है
कि मजिस्ट्रेट शब्द है, हमने सारा डिस्क्रिप्शन आपको बता दिया है। ये उत्पत्ति के आधार पर था, रचना के आधार पर भी हम आपको बता देंगे इसी क्लास में। आप अंत तक बने रहिएगा और हम उम्मीद करते हैं कि उत्पत्ति के आधार पर जो तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज शब्द हैं और जो रचना के आधार पर रूढ़, यौगिक, योगरूढ़ शब्द हैं, इससे अगर आगे सवाल बनेगा तो आज के इस क्लास के बाद आपका सारा कन्फ्यूजन दूर होगा और आप जो है सही उत्तर कर पाएंगे और आपको सही उत्तर के बदले सही जो है नंबर मिलेंगे। हर एग्जाम्स के लिए ये लाभकारी होगा। आप अगर चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मजिस्ट्रेट, जिसको जो है न्यायाधीश कहा जाता है हिंदी में, मजिस्ट्रेट शब्द जो है हिंदी में इस्तेमाल हो रहा है लिखने में, लेकिन ये मजिस्ट्रेट शब्द जो है किससे लिए गए हैं, तो ये शब्द अंग्रेजी भाषा के शब्द है। आप इस देखते होइएगा जिला में डीएम, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, या जिला जो है दंडाधिकारी कहलाते हैं। तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, डीएम जो है यहाँ पर उसी मजिस्ट्रेट शब्द जो है, या फिर जो मजिस्ट्रेट है या सीजेआई है तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तो यहाँ पर जो मजिस्ट्रेट शब्द है, न्यायाधीश या न्याय या दंडाधिकारी, ये शब्द अंग्रेजी भाषा के शब्द है, हिंदी में इस्तेमाल हो रहा है, इसलिए विदेशज शब्द होंगे। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। सवाल अगला है कि स्वतंत्र सत्ता धारण न करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं। स्वतंत्र सत्ता धारण न करने वाले शब्द, यानी जो शब्द जो है लिखने में, पढ़ने में एक दूसरे के सहयोग से लिखा जाता हो या बोला जाता हो या उसका अर्थ निकलता हो, यानी वो इंडिपेंडेंट नहीं हो, वहाँ पर दोनों एक दूसरे पर डिपेंडेंट हो, तो वो सारे शब्द जो है यौगिक कहलाते हैं। यानी यहाँ पर जो शब्द के भेद हम लोग देखेंगे, अब ये उत्पत्ति नहीं बल्कि रचना के आधार पर देखेंगे और इसके बाद हम 10 महत्वपूर्ण प्रश्न भी प्रैक्टिस सेट के रूप में इसी क्लास में करेंगे। तो रूढ़, यौगिक, योगरूढ़ को पहले समझते हैं, फिर हम लोग जो है यहाँ पर 10 क्वेश्चंस करेंगे जिससे हमारा कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा और हिंदी ग्रामर में इस टॉपिक्स के सारे कन्फ्यूजन दूर हो जाएंगे। सवाल है कि शब्दों की बनावट या रचना के आधार पर उनको 3 श्रेणी में बांटा गया है। तो 3 श्रेणी कौन कौन से हैं? रूढ़, यौगिक और योगरूढ़ है। तो यहाँ पर ये उसके रचना के आधार पर 3 ग्रुप हैं। आगे बढ़ते हैं, एक एक को देखते हैं। रूढ़ शब्द कौन से शब्द है? तो रूढ़ शब्द की बात, तो रूढ़ शब्द वैसे शब्द को कहते हैं, रूढ़ शब्द वे होते हैं जो किसी विशेष अर्थ के लिए परंपरागत रूप से प्रयोग में आते हैं, यानी एक अपना स्पेशल उसका मीनिंग होता है, परंपरागत रूप से वो प्रयोग में आते हैं। इसकी विशेषता क्या है रूढ़ शब्द की? तो इसके खंड या टुकड़े करने पर कोई सार्थक अर्थ नहीं निकलता है। यानी जो शब्द हों, अगर हम उसे उसका संधि विच्छेद कर दें, उसे टुकड़े टुकड़ों में बांट दें, तो उसका कोई अर्थ नहीं निकलता है। वो पूरा शब्द जब तक रहेगा तो एक इकाई के रूप में उसका अर्थ होगा, लेकिन उस शब्द को अगर उसके इकाई को अलग अलग कर दें तो कोई अर्थ नहीं होगा। उदाहरण देख लेते हैं, जैसे घर है, तो यहाँ घ और र 2 अलग अलग अक्षर मिलकर के जो शब्द बने हैं घर, इसमें घ को अलग करें उसका कोई अर्थ नहीं है, र को अलग करें उसका कोई अर्थ नहीं है। उसी प्रकार पेड़ है, पे और रे को यानी प और र को अलग अलग कर दे कोई अर्थ नहीं बनता है। जैसे कल है, दिन है, जल है, रात है, इन सारे शब्दों के जो अक्षर से मिलकर के बने हैं तो ये एक सार्थक अर्थ तो दे रहे हैं। जैसे कल का मतलब समझ तो आ रहा है कि जो आने वाला कल या बीता हुआ कल, यानी आज के डेट छोड़ करके बात हो रही है। जल का मतलब समझ में आ रहा है कि हम पानी की बात कर रहे हैं। रात का मतलब समझ आ रहा है। लेकिन इन जो वर्ड्स जो ये बने हैं और इनके बनाव जो इसमें शामिल है अक्षर, उसको हम अलग कर देते हैं तो उसका कोई अर्थ नहीं निकल पाता है। तो इस प्रकार ये शब्द क्या हो गए? सार्थक मतलब रूढ़ शब्द हो गए। यानी रूढ़ शब्द जो है वो इंडिपेंडेंटली रहते हैं। अगला है योगरूढ़ है, यौगिक है। यौगिक आप पढ़े होइएगा केमिस्ट्री में। यौगिक का जो शुद्ध इंग्लिश है वो कंपाउंड है। कंपाउंड यानी ये हो गया कि 2 या 2 से ज़्यादा एक साथ मिल करके, जब आप केमिस्ट्री में पढ़ते हैं उसी प्रकार से यहाँ हिंदी में है कि 2 शब्द या 2 से अधिक शब्द मिल करके एक नए शब्द बनाते हों, नया अर्थ बनता हो, और दोनों को अलग अलग करने पर जो है दोनों का सार्थक अर्थ हो। रूढ़ में अलग अलग करते थे, कोई अर्थ नहीं निकलता था, लेकिन यौगिक में अलग अलग करेंगे तो उसका
अर्थ निकलेगा। आइए समझते हैं, विशेषता देखते हैं। कह रहा है कि दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों या शब्दांशों का प्रयोग के मेल से बनता है, चाहे वो उसमें उपसर्ग का प्रत्यय हुआ हो या उपसर्ग या प्रत्यय का। उपसर्ग प्रत्यय के क्लास को भी हम देखेंगे और हम आपको गारंटी देते हैं कि वह क्लास भी आपके लिए इतना ही सरल हम बनाएंगे ताकि जो है आपका उससे भी कोई टॉपिक से प्रश्न आए तो छूटेगा नहीं। तो यहाँ पर देखते हैं कि इसके खंड करने पर भी प्रत्येक खंड का अपना एक सार्थक अर्थ होता है, जबकि यौगिक रूढ़ में नहीं था। यहाँ पर क्या है कि अगर हम इसको खंड कर दें तो इसके प्रत्येक खंड का अपना एक अर्थ है और इसका अर्थ खंडों के अर्थ पर आधारित होता है। जैसे अगर हम लोग उदाहरण से समझते हैं यहाँ पर, तो विद्यालय है यानी विद्या प्लस आलय, यानी ऐसा जगह, आलय का मतलब घर, स्थान, ऐसा जगह जहाँ पर जिस स्थान पर हम ज्ञान का ग्रहण करते हैं, विद्या को ग्रहण करते हैं, तो वह विद्यालय बनता है। तो विद्या का भी अर्थ है और आलय का भी अर्थ है, ये दोनों का अपना एक सार्थक अर्थ है। उसी तरह से रसोई प्लस घर मिलकर के रसोई घर बनता है, रसोई का अपना एक अर्थ है, घर का भी अर्थ है और दोनों मिलता है रसोई घर, यानी जहाँ खाना बनाया जाता है उसका भी एक मतलब सही अर्थ है। उसी तरह राष्ट्रपति, राष्ट्र का एक अर्थ है, पति का भी एक अर्थ है, पति अर्थात प्रधान के रूप में जाना जाता है। तो जो राष्ट्र के प्रधान होते हैं, सर्वोच्च होते हैं, जैसे भारत की बात करें या जहाँ भी जिस भी राष्ट्र के पति है वो राष्ट्र प्रधान के रूप में जो है। तो यहाँ पर दोनों अलग अलग, समझाने का अर्थ ये है कि दोनों शब्दों के अलग अलग सार्थक अर्थ भी है, दोनों एक साथ मिलते हैं उसका भी अर्थ है। तो ये जो है शब्द, सारे शब्द यौगिक शब्द कहलाएंगे। अब योग रूढ़ देख लेते हैं हम लोग। योग रूढ़ शब्द कौन से शब्द हैं? तो यहाँ पर योग प्लस रूढ़ है, तो नाम से ही आपको क्लियर हो जाएगा। योग मतलब आधा नाम यौगिक बता रहा है, आधा नाम रूढ़ बता रहा है। तो इसकी जो विशेषता होगी वो यौगिक वाली विशेषता भी होगी और रूढ़ वाली विशेषता भी होगी। यानी योग रूढ़ शब्द जो है यह यौगिक के का जो विशेषता है कि दो शब्दों से मिलकर बनता है, तो वो विशेषता इसमें होगा। योग रूढ़ सारे शब्द दो शब्दों से मिलकर बना होगा, लेकिन जो रूढ़ की विशेषता है कि उसके शब्दों को अलग कर देते हैं तो कोई अर्थ, सही अर्थ नहीं निकलता है, तो वो वाली जो विशेषता है वो भी इसमें पाया जाएगा कि दो शब्दों से मिलकर के तो बनेगा, लेकिन अलग करने पर क्या होगा कि जो है वो उसका कोई अर्थ नहीं बनेगा। जैसे देख लीजिए, यौगिक की तरह दो या दो से अधिक शब्दों के योग से या बने होते हैं। आगे है, लेकिन ये किसी सामान्य अर्थ को न बताकर किसी विशेष या तीसरा अर्थ को बताता है और उसके खंड के सामान्य अर्थ से भिन्न होता है। अब अगर हम लोग बात करें रूट के, योग रूट का, तो जैसे पंकज है, पंक मतलब कीचड़ और ज से अर्थ है जन्म लेने वाला। तो कीचड़ में जन्म लेने वाला पंकज है, ये सामान्य अर्थ है, लेकिन इसका असल अर्थ क्या है? पंकज इस्तेमाल किसके लिए हो रहा है? तो पंकज इस्तेमाल हो रहा है कमल के लिए। कमल का फूल जो सिर्फ कीचड़ में खिलता है उसके लिए एक विशेष नाम दिया गया है पंकज। कमल के लिए विशेष नाम क्या दिया गया है? पंकज। तो पंकज जो है वो कमल के लिए रूढ़ हो गया। पंकज क्या हो गया? कमल के लिए रूढ़ हो गया। तो ये यहाँ पर यौगिक वाली विशेषता है कि दो अलग अलग शब्द से बना है और उसको अलग करते हैं तो जो दोनों का अर्थ है वो तीसरा के अर्थ से मेल नहीं खाता है। जैसे पंकज मतलब पंक माने कीचड़, जन्म लेने वाला, पंकज बना जो कीचड़ में जन्म लेने वाला हो, तो कीचड़ में जन्म लेने वाला को कमल कहते हैं विशेष अर्थ में। तो यहाँ पर पंकज का अर्थ कीचड़ और जन्म लेने वाला का अर्थ कमल से मिलता नहीं है, सेम अर्थ, लेकिन विशेष अर्थ के रूप में कमल से मिलता है। उसी प्रकार दशानन है, यानी 10 प्लस आनन माने मुंह, 10 माने 10 और आनन मतलब मुंह, 10 मुंह वाला, ये सामान्य अर्थ हो गया। और सामान्य अर्थ 10 मुंह वाला तो कोई होता नहीं है, एक रावण के लिए इस्तेमाल होता है दशानन। तो ये सारे शब्द जो है इस प्रकार के शब्द योग रूढ़ है। आइए हम आगे प्रैक्टिस सवाल में देख लेंगे, जिससे क्लियर हो जाएगा कि कैसे प्रश्न बनेंगे, ताकि आसानी होगा परीक्षाओं में हमारे लिए। प्रयोग में आने वाले प्रयोग की नज़र से सूक्ष्म अंतर व्यक्त करने वाले शब्द क्या कहलाता है? प्रयोग की नज़र से सूक्ष्म अंतर, यानी एक छोटा सा माइनर अंतर हो, माइनर डिफरेंस हो, बाकी सेम अर्थ हो, तो वैसे शब्द को समानार्थक शब्द कहते हैं। अर्थ तो समान होते हैं, माइनर सा दोनों में भेद होता है, दोनों में थोड़ा सा अंतर होता है, वैसे शब्द समानार्थक शब्द कहलाते हैं। ऑप्शन बी 5वां का करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों यहाँ से हम अभी 10 आगे प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे। हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर चैनल पर आप नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको यह क्लास पसंद आ रहा है तो आप वीडियो को लाइक करते हुए दोस्तों के बीच शेयर कीजिए
उनकी भी तैयारी आपकी तरह बेहतर हो जाए। यौगिक शब्द कौन सा है, यहाँ पर ऑप्शन देखिए पंकज, अभी हम आपको पीछे बताए हैं। तो पंकज का मतलब क्या हो गया, जो विशेष अर्थ दे रहा है पंकज, जो कि कमल के लिए है। योगरूट शब्द है, दिन है, उसको आप अलग अलग करेंगे तो इसका कोई अर्थ नहीं बचेगा, यह रूट शब्द हो जाएगा। जलज है, यह भी योगरूट है। यहाँ पर पाठशाला है, यानी पाठ मतलब पढ़ना, शाला मतलब जगह, तो पढ़ने की जगह पाठशाला, यह यौगिक शब्द है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। सवाल अगला है कि योगरूट शब्द कौन सा है। योगरूट शब्द पीला, पीला में अगर हम अलग अलग करेंगे पी प्लस ला, कोई अर्थ नहीं बन रहा है, यानी यह रूट शब्द है। घुड़सवार, घोड़ा अलग सवारी अलग, घुड़सवार यानी जो घोड़े पर सवार होता है, तो यह शब्द बनता है यौगिक। पीला हो गया रूट और घुड़सवार हो गया यौगिक। नाक है, ना अलग क अलग, कोई अर्थ नहीं बन रहा है, तो यहाँ पर नाक हो गया, यह रूट शब्द हो गया। लंबोदर यानी लंबा उदर वाला, जो गणेश जी के लिए इस्तेमाल होता है लंबोदर, तो यहाँ पर विशेष अर्थ लंबोदर का अलग निकल रहा है, अर्थात ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा कि यह योगरूट शब्द का उदाहरण कौन है, लंबोदर है। सवाल अगला है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्दों का चयन करना है आपको। पड़ोसी है गोधूम, बहू और शहीद। तो शहीद और पड़ोसी तो आपको नहीं समझ में आ रहा होगा। अब कन्फ्यूजन आपको होगा कि गोधूम और बहू में, कि गोधूम है या बहू है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आप हमसे पहले कमेंट कर पा रहे तो कमेंट करके बताइए कि कौन सा है। यहाँ पर तत्सम शब्द 8 का बी है या सी है, तो सही उत्तर होगा बी, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। गोधूम है और इसी का तद्भव रूप गेहूं है। जो गेहूं इस्तेमाल हम लोग करते हैं, गेहूं शब्द फसल जो कि रब्बी फसल है, या उसके लिए संस्कृत में कौन सा शब्द है, गोधूम शब्द है। तो गोधूम का तद्भव गेहूं है और गेहूं का तत्सम गोधूम है, याद रखिएगा। सवाल अगला है कि जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता ही नहीं चलता है, तो हम अभी पीछे बताए हैं कि जिन शब्दों की उत्पत्ति का कोई पता ही नहीं चलता हो, वैसे सारे शब्द देशज शब्द कहलाते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है कि देश में आम बोलचाल की भाषा से वो शब्द इस्तेमाल में आने लगे हैं, वो देशज शब्द हैं, उनकी उत्पत्ति का कोई जानकारी नहीं है। सवाल अगला है कि शंकर, संकर, संकर शब्द का अर्थ है संकर। संकर का अर्थ ये है कि दो भाषाओं से मिलकर बना हुआ शब्द है। जैसे हम लोग इस्तेमाल करेंगे, अभी देखेंगे, अभी तक तो हम लोग दो शब्दों का से मिलकर बना रहे थे, यानी दो भाषाओं, एक शब्द है जो दो अलग अलग भाषाओं से लिए गए हैं, तो वैसे शब्दों को एक कैटेगरी बनाया गया, संकर कैटेगरी, उसमें रखा जाता है। जैसे अगर हम लोग बात करें रेलगाड़ी, रेल प्लस गाड़ी, तो रेल जो है RAIL रेल अंग्रेजी से लिया गया है, और गाड़ी, गाड़ी हिंदी शब्द है, तो यहाँ पर रेलगाड़ी मिलकर के एक नया शब्द बनता है रेलगाड़ी। रेल प्लस गाड़ी, रेलगाड़ी, ये जो शब्द है रेलगाड़ी, ये दो अलग अलग भाषाओं, एक अंग्रेजी और एक हिंदी से लिया गया है, इसलिए ये संकर शब्द हो जाएंगे। तो संकर शब्द किसको कहेंगे, जो दो भाषाओं से मिलकर बना हुआ शब्द हो, वो संकर शब्द कहलाता है। सवाल है अगला, यह रेलगाड़ी है, आप इसको कमेंट करके बताइए। अगले सवाल की ओर हम बढ़ते हैं, क्योंकि ये तो हम अभी पीछे उदाहरण में यही सवाल बता दिए सेम टू सेम, तो इसमें हम आगे वक्त नहीं जाया करेंगे। अगला है कि संधि शब्द है। संधि शब्द कौन सा है। संधि शब्द जो है यह अपने उत्पत्ति की दृष्टि से संधि यानी मेल जोल, यह ऑप्शन ए तत्सम शब्द होगा। उत्पत्ति की दृष्टि से यह संस्कृत के शब्द है और ये सेम टू सेम हिंदी में इस्तेमाल हो रहे हैं। सवाल अगला है कि कमल किस प्रकार का शब्द है। कमल, कमल शब्द जो है यह किस प्रकार का शब्द है। तो कमल जो है, आप कंफ्यूज होइएगा, क्योंकि हम पीछे उदाहरण में पंकज का अर्थ कमल के रूप में आपको बताए हैं, तो आप इसमें योगरूट करके अपना 1 नंबर घटा लीजिएगा। क्यों घटा लीजिएगा, क्योंकि यहाँ शब्द कमल की बात हो रही है, पंकज से इसका कोई अर्थ नहीं है। तो यहाँ पर कमल को आप अलग अलग कीजिए, कम प्लस ल कीजिए या क प्लस मल कीजिए, इसका कोई सार्थक अर्थ नहीं निकल रहा है। तो कमल रूढ़ शब्द हो गया, कमल क्या हो गया, रूढ़ शब्द हो गया, और पंकज का अर्थ कमल के रूप में निकलता है, तो इसलिए पंकज योगरूढ़ होगा, कमल नहीं, याद रखिएगा। पीछे उदाहरण में हम आपको बताए थे कि जो है पंकज के लिए, कमल के लिए पंकज शब्द इस्तेमाल होता है, तो सिर्फ पंकज ही योगरूढ़ है, कमल नहीं होगा। कमल को आप सार्थक अलग अलग करके देखिए, उसका कोई सार्थक अर्थ नहीं निकल रहा है, यानी वो रूढ़ शब्द है। अगला आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। पाकशाला किस प्रकार का शब्द है। तो यहाँ पर इसका दो अलग अलग अर्थ निकल रहा है, पाक प्लस शाला, पाकशाला, पाक प्लस शाला,
यानी जहाँ पर खाना वाना बनाने की बात होती हो वो पाकशाला कहलाता है। तो पाकशाला यौगिक शब्द है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। आज के इस प्रैक्टिस का अगला जो अंतिम प्रश्न है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से तद्भव शब्दों को आपको चयन करना है। तो यहाँ पर जो तद्भव शब्द है दोस्तों 15 का ऑप्शन बी मुँह जो है वो तद्भव शब्द है। मुख इसका जो है तत्सम रूप है। इस प्रकार हम उम्मीद करते हैं कि जो तत्सम तद्भव देशज विदेशज का जो आज का क्लास है एवं रूढ़ यौगिक योग रूट का ये आपको जरूर क्लियर हो गया और इस पर जो प्रश्न बने हैं प्रैक्टिस वो भी क्लियर होंगे और आगे जो प्रश्न आएंगे आप उससे भी आसानी से कर पाएंगे। इसलिए चलते चलते आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। प्रश्न अगर ये आपका क्लास पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, दोस्तों के भी शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले क्लास के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।